morning everybody. Today we are going to talk about liver function test. तो हम सबको liver function test करना होता है क्योंकि हम MLT के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो liver function test बेसिकली लिवर के ऑर्गन के बारे में कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये डायग्नोज करने के लिए हम करते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम ये जान पाएंगे कि लिवर के मेजर मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है और क्या कॉजेस हैं लिवर के डिसफंक्शन होने के लिए, और लिवर फंक्शन टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या मार्कर्स होते हैं। तो कौन कौन से मार्कर्स यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं लैब में, ताकि हम लिवर के फंक्शन के बारे में, उसके इंजरी के बारे में, लिवर सेल्स जो डैमेज हुए हैं उसके रीजन को पता कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, सो मेजर मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द लिवर। सबसे पहले हम लिवर के फंक्शंस को जानते हैं। लिवर का क्या क्या फंक्शंस होता है? लिवर के फंक्शंस सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, उससे पहले है सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? कुछ बनाना, है ना, फॉर्मेशन। तो लिवर क्या फॉर्म कर सकता है? लिवर बना सकता है आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में हमने ब्लड का चैप्टर जब पढ़ा था तब हमने उसके बारे में डिस्कस करा था कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये ब्लड के प्रोटीन्स है। इसके अलावा फिब्रिनोजन भी था जो हमने सुना था कि फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ये ब्लड के प्रोटीन्स हैं, और उनमें से दोनों जो प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, वो सिंथेसाइज कहाँ होता है? लिवर में। तो लिवर अगर हेल्दी है तो ये प्रोटीन्स वहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल का एंड कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन वो भी लिवर में होता है। एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स लिपिड्स या फैट्स आपने पढ़ा होगा, फैट्स में आपने देखा होगा ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो हमारे डाइट में भी होते हैं, हम उसका इंटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, और वो लिवर में डिपॉजिट होता है, ठीक है। लिवर से जहां भी उसकी जरूरत होती है वहां पे वो सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स किसको कहते हैं? लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। लाइपोप्रोटीन्स में आपने सुना होगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको HDL कहते हैं, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये सारी जो लिपोप्रोटीन्स हैं वो भी लिवर में फॉर्म होते हैं। तो लिवर इज important because it shows synthetic functions. क्या सिंथेसाइज कर रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स। नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसके अब्जॉर्प्शन के बाद सबसे पहले वो जाएगा लिवर में, और उसमें अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं तो वो डिटॉक्सिफाई करता है लिवर। देन ओनली इट सर्कुलेट्स द ब्लड इनटू द डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना। जहां भी टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन, जहां भी ब्लड सप्लाई होना है वो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया। हम सब प्रोटीन्स इनटेक करते हैं, है ना। प्रोटीन्स आपके बॉडी में जाके ब्रेक्स डाउन इनटू अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स फिर यूज होते हैं फॉर द बिल्डिंग ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन जो भी आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है। उसके बाद उसका जो डिग्रेडेशन होता है तो अमोनिया रिलीज होता है। एक्सेस ऑफ अमोनिया अगर आपके ब्लड में होता है दैट कैन बी वेरी टॉक्सिक टू योर हेल्थ। तो आपकी बॉडी क्या करती है? उस अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट करवाती है। So that is also important here, detoxification here, ammonia to urea. Then bilirubin. Bilirubin कहाँ से आता है? Bilirubin किस प्रोडक्ट का एंड प्रोडक्ट है? हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है ना, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो हीम अलग हो जाता है और ग्लोबिन अलग हो जाता है। तो ये जो हीम है इट इज कन्वर्टेड इनटू biliverdin, green color का pigment, then it is converted into bilirubin, and then it has to be
सर्कुलेटेड इन द ब्लड, ब्लड में उसको रिलीज करा जाता है। उसके बाद बिलिरुबिन को कहाँ आना है, लिवर के अंदर आना है, ठीक है। तो एल्बुमिन है जो बिलिरुबिन को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट होने में और लेकर आता है लिवर के पास। तो एक बार बिलिरुबिन लिवर के अंदर एंटर हो जाता है तो इट इज कॉन्जुगेटेड। तो कल हमने डिस्कस करा था ना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अगर लिवर के बाहर है तो वो अनकॉन्जुगेटेड, लिवर के अंदर आने के बाद उस बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करा जाता है विद डिफरेंट मेटाबोलाइट, उसको कंबाइन करा जाता है ना। तो अब क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया। आप अगर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है तो उसका एक्सक्रीशन इजी हो जाता है ना। अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में है तो वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता, वो आपके सेल्स और टिश्यूज में डिपॉजिट होता है। तो सेल्स और टिश्यूज में अगर बिलिरुबिन डिपॉजिट हो रहा है तो इट कैन गिव येलो कलर, है ना। तो ये जॉन्डिस जब होता है तो डिपॉजिशन ऑफ बिलिरुबिन तो होता है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में स्किन में टिश्यूज में वो डिपॉजिट होता है और वो येलो कलर जो है वो कॉन्फर करता है। और अगर ये कॉन्जुगेटेड हो जाता है तो ये लिवर के अंदर कॉन्जुगेट होता है, देन इट इज एक्सक्रीटेड। एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, कैसे एक्सक्रीट होता है बिलिरुबिन, कैसे होता है एक्सक्रीशन? बिलिरुबिन गॉल ब्लैडर में बाइल जूस में जाता है और वहीं से वो इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होता है। एंड यूरोपिलिनोजन, आप हमने कल ये डिस्कस करा था, यूरोपिलिनोजन इसके फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट होता है और इंटेस्टाइन से वो कुछ परसेंट जो है वो रीअब्सॉर्ब होके वापस सर्कुलेशन में जाएगा और बाकी जो है वो स्पीसीज को कलर देता है, ठीक है। तो ये रूट हमने कल डिस्कस करा था। नेक्स्ट इज स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज, लिवर स्टोर भी करता है। क्या क्या स्टोर कर सकता है लिवर? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट है, उसको स्टोर करता है। एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन और फास्टिंग उस ग्लाइकोजन को हम एज एन एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट विटामिन ए, बी, ए, के भी स्टोर होते हैं, B12 भी यहाँ पर स्टोर होता है। इसके अलावा कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी है जो लिवर में बनते हैं, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स से भी लिवर का एक जो हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक फंक्शन क्लॉटिंग फैक्टर्स का भी है। नेक्स्ट, सम एग्जांपल्स ऑफ लिवर डिसफंक्शन। अगर लिवर में कोई इंजरी है, लिवर में कोई खराबी है, तो उन डिसीजेस को हम कैसे किस नाम से जानते हैं, है ना। तो some examples of liver dysfunction, hepatocellular disease, ठीक है, cholestasis, that is obstruction of the bile flow, bile जो gall bladder है उसमें लिवर और gall bladder के बीच में जो डक्ट होता है उसमें अगर कोई स्टोन्स है या स्टोन डिपॉजिट होते हैं तो वो क्या होगा, जो भी कंटेंट है वो gall bladder में नहीं जा पाएगा और gall bladder से बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना, because of the stone deposition. Obstruction of the bile flow. Then we can fit cirrhosis, hepatitis. What is hepatitis? Inflammation of liver. Then jaundice, liver cancer, steatosis, that is fatty liver. अगर fats deposit, excess fats deposit होते हैं liver में तो क्या होता है? हाँ, steatosis. Then genetic disorders भी होते हैं जैसे hemochromatosis, where excess of iron storage is seen. Next. Okay. So liver function test अगर हम करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें लिवर का पार्ट ही निकालना है फिर उसकी जांच करें, है ना। There are other methods. Those are non-invasive methods are present for the screening of the liver dysfunction. So these methods help in identifying general types of disorders. तो ये जो भी methods है, आप blood निकालोगे, blood से आपको liver का जो भी function है, function related disease है या cells related disease है, वो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, by testing the blood. So it helps in identifying general type of disorder and assess severity and allow prediction of outcome. मतलब
जो भी लिवर डिसीज है, क्या वो माइल्ड है, क्या वो नॉर्मल है, या फिर या डिसीज जो है वो एक्सेस उसमें हो चुकी है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। So the liver function tests are broadly classified as first test to detect hepatic injury. अगर हमें ये जानना है कि लिवर की इंजरी हुई है या नहीं, उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंजरी है वो माइल्ड है या सीवियर है। माइल्ड का मतलब क्या है, कम, सीवियर मतलब ज्यादा, है ना, तो कम है या ज्यादा है। अक्यूट और क्रोनिक है। अक्यूट इन्फेक्शंस क्या होते हैं, जो सडनली डेवलप होते हैं, और क्रोनिक क्या होते हैं, जो बहुत लॉन्ग टर्म से डेवलप हो रहे हैं। एंड नेचर ऑफ लिवर इंजरी, क्या वो लिवर इंजरी प्रॉपर लिवर में है या इट इज रिलेटेड टू द गॉल ब्लैडर, है ना। अगर लिवर में है तो हम बोलेंगे हेपेटोसेल्युलर इंजरी, और अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन या कुछ होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोलेस्टासिस। ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं टर्मिनोलॉजीज में समझाया जाएगा आगे भी, और यही सुनने को मिलेगा, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। Hepatocellular, what is hepatocellular? Related to the cells of the liver, and cholestasis, obstruction to the flow of the gallbladder because of the any, it can be tumor, it can be stones. Next, markers of liver dysfunction. अच्छा, अब पहले तो हमने लिवर इंजरी को असेस करा, अब हम देखते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट के क्या ऐसे मार्कर्स हैं। मार्कर्स क्या होते हैं, ये बताते हैं कि अगर लिवर एबनॉर्मल है तो उनका जो लेवल है वो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जो लेवल है, जैसे कि बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन का लेवल होना एक अमाउंट पर्टिकुलर दिया जाता है कि इस रेंज के अंदर होना है। उस रेंज से वो अगर वो बाहर चला गया तो हम क्या कहेंगे कि वो हाइपर कंडीशन में आ गया। कम हो गया तो क्या बोलेंगे, हाइपो कंडीशन में आ गया। तो वो मार्कर्स हमें ये बताते हैं कि हमारा ये रेंज है, इससे ज्यादा होता है तो इंजरी जो है लिवर की या कंडीशन, डिसीज कंडीशन वो ज्यादा है, कम है तो दूसरा कंडीशन है। तो लेट्स सी सीरम बिलिरुबिन। बिलिरुबिन को हमने दो टाइप में हम जानते हैं उसको, एक कॉन्जुगेटेड होता है, एक अनकॉन्जुगेटेड। जैसे मैंने पहले बताया था, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, वो किसी और मेटाबोलाइट के साथ जो है वो बाउंड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉन्जुगेटेड। और मैंने अभी आपको बताया वो कहाँ होता है, बाउंड लिवर के अंदर। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपको लिवर के अंदर मिलना चाहिए, और अनकॉन्जुगेटेड कहाँ, बाहर, लिवर के बाहर, है ना। कॉन्जुगेशन होता ही लिवर में है। तो कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी एक मार्कर है जो लिवर के नॉर्मल या अबनॉर्मल होने का हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिन। यूरिन में भी क्या होता है कि कभी कभार बाइल सॉल्ट्स, यूरोबिलिनोजन जो नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा एक्सेस में वहां पर पाए जाते हैं। व्हाई इज दैट? दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द abnormality of the liver, maybe because of any disease, maybe because of any injury, है ना, या either it because of the toxic chemicals, anything can damage the liver. So उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन कंडीशंस, ये कंडीशंस की हम देखते हैं। नेक्स्ट, टोटल प्रोटीन, क्योंकि लिवर सिंथेसाइज करता है ना, प्रोटीन्स को वो बनाता है, लिवर का सिंथेटिक फंक्शंस है। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो प्रोटीन्स है, जैसे सीरम एल्बुमिन या एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो नॉर्मल से अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब लिवर जो है वो बना नहीं पा रहा है ना। लिवर कब नहीं बना पाएगा, जब लिवर में कोई इंजरी हुई होगी या लिवर में कोई डिसीज चल रही होगी, तभी तो वो नहीं कर पा रहा है अपना काम, है ना। जब भी इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन का एक साइन क्या है कि लॉस ऑफ फंक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सब होता है। उसका और एक फंक्शन क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब जो ऑर्गन या जो भी पार्ट जहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। Why? Because of the inflammation. समझ आ रहा है? Okay. Next, prothrombin type. जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, उसमें से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स इट इज मेड बाय द लिवर। अब अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं तो आपका जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, जो नॉर्मल रेंज है, वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट, ग्रुप 2, मार्कर्स ऑफ हेपेटोसेल्युलर इंजरी।
अब क्या है कि जो लिवर के जो सेल्स है उनके अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ALT, AST, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, SGOT एंड SGPT, है ना। तो SGOT एंड SGPT और AST एंड ALT ये लिवर के लिए एंजाइम जो है स्पेसिफिक है। मतलब जब भी लिवर की इंजरी होती है तो इन एंजाइम्स का जो लेवल है वो ब्लड में ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल्स है, सेल के अंदर है ये एंजाइम्स। जब सेल इंजरी होते हैं तो अंदर के जो एंजाइम्स है वो ब्लड में दिखाई देते हैं, ज्यादा आने लग जाते हैं। तो इस वजह से जब भी लिवर इंजरी हो रही है तो क्या होता है, ब्लड में इनका जो लेवल है वो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हमें लिवर के बारे में पता लगाना है तो हम कहेंगे कि चलो AST/ALT टेस्ट करवा लेते हैं, तो उससे हमें लिवर के हेल्थी है या डिसीज है या इंजरी हुई है ये पता लग सकता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट मार्कर्स है कोलेस्टासिस। कोलेस्टासिस क्या है? कोलेस्टासिस रिलेटेड टू द गॉल ब्लैडर, है ना। गॉल ब्लैडर के सेल्स अलग होते हैं, लिवर के सेल्स अलग होते हैं। तो गॉल ब्लैडर अगर डैमेज हो रहा है, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर क्या है, एक डक्ट है, उसके पास एक डक्ट है ना, ट्यूब है, जो भी वो बना रहा है या सिंथेसाइज कर रहा है लिवर, वो डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में भेजता है। फिर गॉल ब्लैडर में जमा होने के बाद वो जब भी नेसेसरी है वो भी डक्ट के थ्रू ही बाहर आके इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, यही कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या है, ये मार्कर्स दे आर रिलेटेड टू द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के सेल्स डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर अगर इंजरी हो रही है तो उनके अंदर के जो एंजाइम्स है वो बाहर रिलीज होंगे। तो उनके अंदर वाले एंजाइम्स कौन से? अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज GGT के नाम से इनको जाना जाता है। समझ आ रहा है? मतलब ये है कि अगर गॉल ब्लैडर में कोई इंजरी है तो ये दोनों एंजाइम्स का बढ़ना वहां पे जरूरी है, तभी आप बता सकते हो कि हाँ दिस एंजाइम्स ये दोनों इंक्रीज है तो मतलब गॉल ब्लैडर, AST/ALT इंक्रीज है तो लिवर, है ना। तो इस तरह ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, और भी कॉम्बिनेशन हम करके प्रॉपर तरीके से नेचर ऑफ द डिसीज पता लगा सकते हैं। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज GGT। So limitations of LFTs. Normal LFT value does not always indicate absence of liver disease, है ना। अगर मान लो person is showing the symptoms, आपने ब्लड टेस्ट करवाया, ठीक है, उसमें सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, आप ये नहीं कह सकते उसको कि यहाँ तो नॉर्मल है, कोई डिजीज नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो we have to correlate both physical examination, ultrasound reports and blood reports. Then only we can reach a conclusion. सिर्फ ब्लड टेस्ट करवा के आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। We have to gather all the correct information through different methods and then only we can diagnose a particular disease. So got it? आपको आया समझ में कि एक रिपोर्ट से ब्लड रिपोर्ट लेके हम उसके एब्सेंस होने पे वो सिम्टम दिखा रहे हैं, आपके ब्लड में रिपोर्ट में नहीं आया है, एंड यू कैन नॉट जज बिकॉज ऑफ दैट, है ना। सो यू नीड प्रॉपर प्रूफ्स। तो वो कहाँ से निकालेंगे? हम अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे, हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, हम सिम्टम्स भी देखेंगे और हम ब्लड टेस्ट भी करेंगे। देन ओनली वी हैव टू कम फॉर अ कंक्लूजन। Next, asymptomatic people may have abnormal LFT results. Diagnosis should be based on the clinical examination. So as I said now, next, okay, common serum liver chemistry test. तो we all know कि अगर हमें LFT करना है तो हमें सैंपल क्या चाहिए होगा? सीरम चाहिए होगा। तो हम सैंपल किस में कलेक्ट करेंगे? प्लेन ट्यूब में, विदाउट एडिंग एनी एंटीकोएगुलेंट, और उसमें जो सीरम सेपरेट होगा वो जाएगा आपके LFT के टेस्ट के होने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या टेस्ट होते हैं? एक लिवर फंक्शन टेस्ट अगर कोई करवाना है तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो एलानाइन अमाइनो ट्रांसफरेज, है ना, aspartate amino transferase, this is what SGPT, SGOT, है ना, यही है। So both these enzymes, why are they important? अगर इनका एलिवेशन होता है तो यहाँ पे इंडिकेशन क्या है? hepatocellular damage, hepatocellular damage, that is when these enzymes have been released out, है ना। Next,
बिलीरुबिन। चलो बिलीरुबिन है, आपने बिलीरुबिन का रिपोर्ट देखा, बिलीरुबिन वहां पर अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, सो व्हाट हियर इट इज सेड कि कोलेस्टासिस है, कोलेस्टासिस इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। या तो कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा लिवर, बिकॉज कॉन्जुगेशन क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज लिवर इज इंश्योर्ड, इट इज not performing its functions. That is why the bilirubin is not conjugated. Unconjugated bilirubin का level blood में increase होता है. Next, alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase ALP, alkaline phosphatase मैंने बताया था, ये particular indication है कि यहाँ पर अगर वो particular जैसे gall bladder है या उसके ducts है, वही cells है जो इस एंजाइम को बाहर रिलीज कर सकते हैं। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंडिकेट क्या करता है, कोलेस्टासिस, इन्फिल्ट्रेटिव डिसीज और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम इट इज रिलेटेड टू द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, लिवर का सिंथेटिक फंक्शन ठीक नहीं है, इट इंडिकेट्स द सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लिवर, वहां पे वो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपको बना के नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एल्बुमिन, एल्बुमिन अगर डिक्रीज होता है देन दैट इज आल्सो एन इंडिकेशन कि लिवर का सिंथेटिक फंक्शन जो है वो एब्नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, इसको हमने जीजीटी के नाम से शॉर्ट फॉर्म से याद रखा था, जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। इस अगर ये एंजाइम बढ़ रहा है तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ कोलेस्टासिस और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट, बाइल एसिड्स भी हैं, बाइल एसिड्स दैट इज आल्सो सिमिलर, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है उसमें बाइल सॉल्ट भी होते हैं, बिलिरुबिन भी होता है, बाइल, दैट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बाइल जूस। सो कोलेस्टासिस और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में भी ये बाइल एसिड्स, बिलिरुबिन, ये सारी जो है वो क्या होगा, वहीं पे जमा हो जाएगा और वो एक्सक्रीट में नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, we come to the point कि बिलिरुबिन के बारे में पढ़ना है अभी हमको। बिलिरुबिन आपको बेसिक मैंने आपको बता दिया था कि वो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट से आपको मिलता है, स्प्लीन से उसको अगर लिवर में आना है तो उसको किसकी मदद चाहिए होती है, एल्बुमिन की। एल्बुमिन उसका ट्रांसपोर्टर है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो बिलिरुबिन a byproduct of the red blood cell breakdown, it is the yellowish pigment observed in case of jaundice, ठीक है। so it is a byproduct of red blood cell breakdown, RBC breakdown होने के बाद हीमोग्लोबिन बाहर रिलीज हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन में हीम अलग हो जाएगा और ग्लोबिन अलग हो जाएगा। ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है तो वो प्रोटीन पूल में जाएगा और उससे हम दूसरे प्रोटीन्स बना सकते हैं, लेकिन हीम का क्या होगा, हीम की जो चेन है वो ओपन हो जाएगी, है ना। उसके बाद उसमें से बिलीरुबिन बनेगा जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसके बाद बनेगा बिलिरुबिन जो कि एक येलो पिगमेंट है, ठीक है। सो इट इज द येलोइश पिगमेंट ऑब्जर्व्ड इन जॉन्डिस। अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज बिलिरुबिन, डिफाइन बिलिरुबिन, तो आपको यही बोलना है कि दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन। आर यू ऑल लिसनिंग? ओके, इट इज द येलोइश पिगमेंट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ जॉन्डिस। High bilirubin levels are observed in gallstones, acute and chronic hepatitis, ठीक है। gallstone disease, gallstone इसी को बोलते हैं, gall bladder में जो stones हो जाते हैं उसी को gallstones, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था उसको एक पिक्चर फॉर्म में दिया गया है, लेट अस सी द ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला कि जो सिनेसिक रेड सेल्स है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको हीमोग्लोबिन मिलने के चांसेस है, हीम, है ना। सो जब ये ब्रेकडाउन होता है हीमोग्लोबिन, आई मीन आरबीसी जब ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेक उसके अंदर का जो हीम है वो भी ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन ऑफ हीम टू बिलिरुबिन it occurs in the macrophages also of the reticuloendothelial system, spleen में भी होता है and even it can occur in the liver। तो मेजॉरिटी स्प्लीन में होता है, मैक्रोफेजेस भी करते हैं ये काम।
अदरवाइज लिवर में भी होता है, ठीक है। अब ये ब्लड ब्रेकडाउन हो रहा है, आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है, उसमें से हीमोग्लोबिन भी रिलीज हो रहा है, हीम अलग हो जाएगा, ग्लोबिन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो हीम था मैंने आपको अभी बताया था कि वो बिलीवर्डिन बनेगा, उसके बाद बिलीरुबिन बनेगा। यहाँ तक आपको समझ आया? नेक्स्ट, अब जो बिलीरुबिन बाहर है, अभी लिवर के अंदर नहीं गया है, उस बिलीरुबिन को हम क्या कहते हैं? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। अभी मैंने बताया था क्योंकि वो ऐसा नहीं जैसे हाइड्रोफोबिक है, उसको पानी पसंद नहीं है, ब्लड पसंद नहीं है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? एल्बुमिन की। तो एल्बुमिन उसका ट्रांसपोर्टर है, उसको कैरी करता है, ठीक है। अब वो कहाँ लेके जाएगा? लिवर। Okay. Bilirubin is taken up by the facilitated diffusion by the liver and conjugated with glucuronic acid. अब आपको समझ आया? एक बार वो लिवर के अंदर एंटर हो जाता है तो उसको जोड़ा किससे जाता है? उसको जोड़ा जाता है ग्लूकरोनिक एसिड से। किससे? कॉन्जुगेशन किससे होता है? ग्लूकरोनिक एसिड के साथ। अगर बिलिरुबिन ग्लूकरोनिक एसिड के साथ है तो हम क्या बोलेंगे उसे? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। नहीं है तो अनकॉन्जुगेटेड। लिवर के बाहर तो वो नहीं है कॉन्जुगेटेड, वो अनकॉन्जुगेटेड है। लिवर के एंट्री होते ही, लिवर के अंदर एंट्री होते ही इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू conjugated form. How it gets conjugated? By attaching itself with glucuronic acid. Okay, अब attach हो गया। Next क्या है? Conjugated bilirubin is actively secreted into bile and then the intestine. मैंने ये बताया था ना कि अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? गाल ब्लैडर में, और वहाँ पर ये conjugated form में ही है। और जब आप फैटी मील लेते हो, है ना, जैसे बाइल जो सेक्रीट होता है उसके साथ ही ये भी सेक्रीट हो रहा है कॉन्जुगेटेड। अब ये इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब नाउ व्हाट? आफ्टर रीचिंग द इंटेस्टाइन द ग्लूकरोनिक एसिड इज रिमूव्ड बाय द बैक्टीरिया। अब क्या होगा? इंटेस्टाइन में पहुंचाना था तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जैसे इंटेस्टाइन में एंटर होता है उसका ग्लूकरोनिक एसिड उससे निकाल दिया जाता है। कौन निकालता है? बैक्टीरिया। Released by the removed by the bacteria. Now the resulting bilirubin is converted into urobilinogen. अब क्या हो गया इंटेस्टाइन में? बिलिरुबिन से urobilinogen. अब the urobilinogen, some of the urobilinogen is reabsorbed from the gut and enters the portal blood. ये भी मैंने बताया था आपको कि कुछ परसेंट 0.3% जो है वो दोबारा से ब्लड में रीअब्सॉर्ब होके सर्कुलेशन में जाएगा, फिर वहां से वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। तो यूरिन को कलर जो मिल रहा है वो इस रीअब्सॉर्प्शन की वजह से मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? A portion of urobilinogen participates in enterohepatic urobilinogen cycle. The remainder, अब जो बचा urobilinogen है, is transported by the blood to the kidney where it is converted to yellow urobilin and excreted, giving urine its characteristic color. That is what we discussed now. And urobilinogen, जो बाकी urobilinogen है, that is removed, है ना, from the large intestine with the help of feces. So that gives color to the feces. So urobilinogen is oxidized by intestinal bacteria to brown colored urostercobilin. Brown colored stercobilin. जो brown color है feces का, that is because of the remainder urobilinogen that has been excreted in the feces. So here once more, so that you should not forget, hemoglobin, look here everybody, hemoglobin converted to heme, heme is converted to bilirubin, and then this bilirubin is called as unconjugated bilirubin. It is transported with the help of albumin, है ना, from the reticuloendothelial system to the liver, है ना। So albumin helps this bilirubin to reach liver. In the liver, what happens? The unconjugated bilirubin is taken up by the liver cells and it is conjugated with glucuronic acid. Then the bilirubin gets converted to conjugated
bacteria, the glucuronic acid is separated from the bilirubin and then it gets converted into urobilinogen. And after the oxidation, some of the urobilinogen is reabsorbed through the portal circulation, it reaches the kidney and it is excreted through the urine. So this part gives color to the urine and the rest part is oxidized and forms urobilin, stercobilin, and stercobilin is the part that gives color to the feces. So fecal excretion. So this is the metabolism of bilirubin.